बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। आप सब लोगों ने स्वर संधि कंप्लीट कर ली, अभ्यास किया था। आज कोई ये सभी छात्र है जो डेमो के लिए आए हो? जो कल आए थे वो? नहीं, मैंने मना किया था। जो कल डेमो के लिए आए थे उन्हें मैंने अगले 2 दिन में मना किया था, क्योंकि अगले 2 दिन में खामखा बेचारे हिंदी से डर जाएं, क्योंकि आप लोगों ने हिंदी का अभ्यास नहीं किया संधि का, और संधि आप लोगों से थोड़ी सी नाराज हो गई है। आज संधि आपको अपना रूप दिखाने वाली है। कही कि अगर तुम मुझसे डरने की एक्टिंग नहीं करोगे तो फिर मैं डरा दूंगी। चलो देखो, ध्यान दो। व्यंजन संधि हम करने वाले हैं। व्यंजन संधि में 2-4 चीजें ऐसी हैं जो हमने वर्णमाला में पढ़ी हैं, पर हमें उन्हें पहले फिर रिवीजन करके देखना है। सबसे पहले व्यंजन, हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, यानी हमने बात कही है कि संधि में हमारे 33 वर्ण भाग लेते हैं। ठीक है, तो जब हम व्यंजन संधि में 33 वर्ण से भाग देते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना, बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जो किसी भी चीज में भाग नहीं लेते, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जो संधि में भाग लेते हैं। तो आपको समझना होगा कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं। पर यहाँ पे बात आएगी कि अगर आपसे कहा जाएगा कि यदि किसी प्रथम वर्ण का मेल किसी तृतीय या चतुर्थ या पंचम वर्ण से होता है तो उसका उत्पन्न विकार ये होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब वो बात कहे प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण का मतलब है ये 5। ठीक है, जब प्रथम वर्ण की बात होगी। और कहेगा तृतीय वर्ण, तो तृतीय वर्ण में ये 5, और तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण में ये 5, और पंचम वर्ण में ये 5। अंतस्थ व्यंजन में ये 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन में ये 4 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। जब नियम बनेगा, जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, तो उसमें अगर लिखा है तृतीय वर्ण, तो तृतीय वर्ण का मतलब किसी 5 वर्ग में से किसी भी तृतीय वर्ण की बात हो रही है। यानी अगर हम बात कहें कि त वर्ग का तृतीय वर्ण, तो त वर्ग का तृतीय वर्ण द होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गई? संधि में जो हमारा वर्ण प्रयोग नहीं होता है वो लगभग द्वितीय वर्ण है, या आपको द्वितीय वर्ण एकाध वर्ण को छोड़कर कोई वर्ण आपको संधि में नहीं देखने को मिलेगा, ना प्रथम वर्ण पे ना अंतिम वर्ण पे। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो ऊष्म व्यंजन है, इसमें भी जो अगर हम श की बात करें तो व्यंजन संधि में ये न के बराबर देखने को मिलते हैं, ये विसर्ग संधि में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम जैसे हमने स्वर के लिए पढ़ा तो स्वर का हर वर्ण आया, अंतिम वर्ण पे भी आया और प्रथम वर्ण पे भी आया, तो ऐसे व्यंजन वर्ण का हर वर्ण नहीं आता है। ठीक है, व्यंजन से, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, ऐसे तो हमारी व्यंजन संधि में हिंदी के अंदर 2 ही नियम हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 2 ही नियम काम करते हैं, पर इस 2 के नियम के बाद हम जिन नियमों को पढ़ेंगे वो एक तरीके से इन 2 नियमों को काटने वाले नियम हैं। आप उन्हें अपवाद कहें, चाहे आप उन्हें काटने वाला नियम कहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला जो हमारा नियम है वो क्या कह रहा है। पहला नियम कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का
तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ये कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण अथवा चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसको समझते हैं हम एक चार्ट बनाकर। देखो इसने क्या कहना चाहा है। इसने कहा है कि आपको ये बात पता है कि संधि का मतलब है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है, ये संधि होती है दोनों में। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम वर्ण पर, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, क, च, ट, त या प, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इनके नीचे हमने हल लगाया। अगर हम इनके नीचे हल नहीं लगाते हैं तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? हमारा स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अंतिम वर्ण हमारा स्वर बन जाएगा, इसलिए हमें इस पर हल लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल आएगा हर बार, ठीक है। इसका मेल, अब ये कह रहा है कि यदि किसी प्रथम वर्ण का मेल किससे हो रहा हो? किसी स्वर से हो रहा हो, ठीक है, या किसी तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपको पता है यर अलावा, ठीक है। अगर इनका आपस में मेल हो रहा हो, इनका आपस में मेल होता है, इसमें भी नियम वही काम करेगा, घुसपैठिए वाला ही। दो वर्ण आपस में आके मिलेंगे, पहला ही जो वर्ण है आपका अंतिम वर्ण जो है वही परिवर्तित होता है। तो क्या होता है जब ये आपस में मिलेंगे तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। और क का तीसरा वर्ण क्या है? ग। जब ऊपर हल लगा है तो नीचे भी हल आएगा ही। ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, तो इसका तीसरा क्या हो गया? ज। ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, तो इसका तीसरा क्या हो गया? ड। ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो इसका तीसरा क्या हो गया? द। ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा और इसका तीसरा क्या हो गया? ब, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सेम टू सेम आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, परिभाषा याद नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो सारे शब्द आ जाएंगे। जब किसी शब्द में देखो कि व्यंजन संधि है तो इस फॉर्मूले को अपनाना है। उतारो इसको पहले। देखो व्यंजन संधि आज हमको समाप्त करनी है। ऑनलाइन में हमारा एक छात्र कह रहा है कि बस केवल 1 घंटे ही क्लास लिया करो, बाद में समझ में नहीं आता है। तो ध्यान देना बच्चे कि मेरी मजबूरी है, मैं आपकी 1 घंटे क्लास नहीं ले सकती, मुझे 1.5 घंटे क्लास लेना ही पड़ेगा। अगर मैं 1 घंटे क्लास लूँगी तो आपका बैच फिर 3 महीने की बजाय 4 महीने की तरफ चला जाएगा। अगर आप लोग एग्री हो 4 महीने के लिए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 1.25 घंटे ले लूँगी, आधा घंटे ले लूँगी, मेरे लिए बढ़िया है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, एक बार चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, जिन छात्रों को थोड़ा कठिन लगता है ना, उन छात्रों को दोबारा अभ्यास करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने 8th क्लास के बाद हिंदी पढ़ी ही नहीं है, कारण ये है। और अब सब कुछ नया लगता है। एक छात्र पूछ रहा है वर्तमान काल के कितने भेद हैं?
पहली चीज तो बच्चा आपने यहाँ गलत क्वेश्चन किया है ये, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संधि और आप पूछ रहे हो काल। तो ये तो वो हो गया कि हम जा रहे हैं इलाहाबाद और आप टिकट ले रहे हो मुंबई की, तो फिर क्या क्या देखोगे, आपको क्या करना है ना। पर अब इन्होंने आगे और क्या लिखा है, एनसीईआरटी बुक में 3, लूसेंट में 4 और गूगल बाबा 6 बता रहे हैं। बेटा यही प्रॉब्लम है काल की, इसीलिए काल महाकाल बना हुआ है आपके लिए। और इसे हिंदुस्तान का कोई भी विद्वान ऐसे सही नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में लोग अपनी ही चीज़ को, मतलब मैंने ये देखा है, आपको मैं सच बताऊं, जितना भी अध्ययन किया है अपने ज्ञान के अनुसार या अब तक अपनी इसमें एक अनुभव में, मैंने इतना समझा है कि इंसान जो मनुष्य है वो बेईमान तो हर जगह का है, हर जगह का। ऐसा नहीं है चोरी डकैती लूट पाट बर्बाद करना किसी को, ये सारी चीज़ ये इंसान की फितरत है, ये इंसान के अंदर कूट कूट के समाया हुआ है। लेकिन मैंने ये ऐसा हिंदुस्तान का ही आदमी देखा है जो अपने आप को ही नष्ट करता है। बाकी और लोग देखें तो वो कम से कम अपने आप को नष्ट नहीं करते, वो खुद को नष्ट नहीं करते, खुद के राष्ट्र को नष्ट नहीं करते, वो कोशिश ये करते कि नहीं हम अपने राष्ट्र को नष्ट ना करें। लेकिन मैंने हिंदुस्तान का आदमी ऐसा देखा है कि नहीं, मैं दूसरी चीज़ों को संरक्षण दूंगा, दूसरे पराये लोगों को संरक्षण दूंगा, पर अपनी चीज की जब तक धज्जियां नहीं उड़ा दूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा। तो ऐसा ही हमारी हिंदी भाषा के साथ हुआ है। हमने अंग्रेजी भाषा का संरक्षण किया और हमने अपनी जो हिंदी भाषा है उसको तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। आप लोग अच्छा ये बताइए, मैं कई बार ये सोचती हूँ, क्या हमारे जो विद्वान हैं ये बैठकर एक मीटिंग बिठाकर आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके क्या इस व्याकरण को नहीं सुधार सकते? क्या हम 9 राज्य के लोग जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हमारी हिंदी ज़रूरत है, हमारी पहचान है, क्या हम इस 9 राज्य में ऐसे विद्वान नहीं है जो एक जगह इकट्ठे होके और हमारे व्याकरण को एक रूप प्रदान कर सकें? लेकिन नहीं, ना तो ये लोग करेंगे और ना सरकार। जैसे आपको याद होगा, ये मैं मिटा दूं, एक पॉइंट मैंने मेरे YouTube पे चला हुआ है, जैसे दिया हुआ है गए और गए 2 शब्द होते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैंने कई सारी किताबों में ये चीज़ पढ़ी है कि दोनों ही सही माने गए हैं, गलत कोई नहीं करता। आधे लोग इसको सही मानते हैं, आधे लोग इसको सही मानते हैं। तो दोनों के सही मानने का आधार जो है अपना अपना अलग अलग है। जैसे ये कहते हैं कि नहीं, इसमें जैसे हमने अगर इसका लिखा गया तो गया से हमने जब ये बहुवचन बनाया तो गए बनाया। इनका कहना है कि आ लगा के हमने इसका क्या बनाया, एक वचन, और ए लगा के हमने इसका क्या बनाया, बहुवचन। इनका कहना आधार ये होता है कि जैसे बहुवचन होता है, ठीक है, तो ये बात मान लेते हैं। लेकिन अब यहाँ की हम बात करते हैं तो ये जो आधार देने वाले लोग हैं, इनका आधार ये है कि हिंदी वो भाषा है जो उच्चारित की जाती है वही लिखी जाती है। हम गया तो बोलते हैं लेकिन गए ये नहीं बोलते। पहले आपको य का उच्चारण करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ए का उच्चारण का, तो गए ये होना चाहिए, लेकिन हम गए ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं गए। तो ये कहते हैं कि जो उच्चारित कर रहे हो आप वो लिखो फिर यहाँ पर, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। लेकिन हम जब गया बोलते हैं तो इस गया में हम य का उच्चारण करते हैं। ये गया यानी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसका उच्चारण ही नहीं है। आप उच्चारण करते हैं, इसका करते हैं, ठीक है। तो इसका ये चीज कहा जाता है कि अब जैसे मान लो लिए आप बोल रहे हैं, तो आप अगर ली ये बोल रहे हैं, ली ये, तो आप ये लिखिए, और आप लिए बोल रहे हैं तो ये लिखिए। फिर ये इसी तरह से शब्द आता है, आप शब्द लिखते हैं जैसे चाहिए, तो अगर चाहिए लिख रहे हैं, चाहिए, तो आप ये लिखिए। और अगर आप बोल रहे हैं चाहिए चाहिए, तो आप ये लिखिए जो आपके यहाँ पे जैसा उच्चारण आता है। तो ये बात कही जाती है, जैसा आप बोल रहे हैं ये ठीक बिल्कुल उसके जैसा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चिन्ह बोल रहे हैं तो ये लिखिए, और अगर आप चिन्ह बोल रहे हैं तो फिर ये लिखिए। अगर चिन्ह कहते हैं तो ये सही है,
और चिन्ह कहते हैं तो ये सही है। ये आपके उच्चारण पर निर्भर करता है। तो अब इसमें कि ये दोनों शब्द सही है, हम इसको कह देते हैं तत्सम और इसको कह देते हैं तद्भव। तो यही पॉइंट मैंने YouTube पे बताया था, जो मेरी एक वीडियो है उसमें। तो मैंने उसमें बहुत सारे, और उस कमेंट पे मतलब उस वीडियो पे बहुत बड़े बड़े लोगों की कमेंट आई हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 30% तो इसमें रहते हैं ये वाले में, और 70% लोग जो है वो ए वाले में रहते हैं। तो ऐसे ही मिली जुली कमेंट मेरे पास आई। तो कुछ लोगों ने मुझे गाली भी दी और कुछ लोगों ने मुझे सराहना भी की है वहाँ पर कि आपने अच्छे से समझाया और हम भी आपके पक्ष में हैं, सहमत हैं। तो उसमें एक महानुभाव ने मुझे लिखा था, क्योंकि जब मैंने कहा कि दोनों सही है, अब आपका जो पक्ष हो मैंने बता दिया कि इसको मानने वाले इस पक्ष के हैं, इसको मानने वाले इस पक्ष के हैं, तो मैंने लास्ट में कह दिया अब आप जिस पक्ष को, अब मैंने आपको समझा दिया कि ये पक्ष है, ये पक्ष है, अपना पक्ष चुन के उसे चुन लेना जो लिखना है। तो उसमें कह रहे आप शिक्षक हो, शिक्षक होकर इतना गलत पढ़ा रहे हो, दोनों शब्द सही कैसे हो सकते हैं, आप किसी एक को बताओ। तो अब आप ये खुद बताओ कि अगर मैं कह दूं कि ये गलत है और ये सही है, तो ये सही मानने वाले तो मेरे पे फिर ब्लेम करने शुरू कर देंगे कि आपने इसको कैसे कह दिया ये गलत है और ये सही चीज़ है। चिन्ह में भी लोग कह देते हैं, लिखते हैं, मान लो अब मैं चिन्ह बोल रही हूँ तो मैं चिन्ह ही लिखती हूँ, जहाँ मैं अगर चिन्ह बोल रही हूँ तो चिन्ह लिख रही हूँ। फिर कहेंगे आपसे तो लिखना भी नहीं आ रहा, आप तो गलत लिख रही हो। तो भाई मैं जो बोल रही हूँ वो लिख रही हूँ, अगर मैं चिन्ह बोलूँगी तो चिन्ह लिखूंगी। तो ऐसी ही चीज़ होती है। तो बात ये हो जाती है कि हम नहीं कह सकते। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया YouTube पे कुछ चीज़ों को डालकर ये देखने का कि जनमत क्या है, लोगों का मत क्या है, क्या ऐसे सोचते हैं। पर मैंने यही पाया कि इतना विरोध है चीज़ों का कि कोई इस चीज़ को सही करने के लिए मतलब सही करना चाहेगा ही नहीं। मैंने आप लोगों को शायद बताया था वर्णमाला में एक बात कि कामता प्रसाद की वर्णमाला में जो लिखा हुआ है उसमें पहले संख्या लिखी हुई है कि वर्णों की कुल संख्या है 43। ये लिखा है कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 43। फिर उन्होंने बताया कि वर्णों में स्वर हैं 11। फिर उन्होंने बताया कि वर्णमाला में जो व्यंजन हैं वो हैं 33। फिर उन्होंने बताया अयोगवाह नाम के 2 वर्ण हैं, ठीक है, अनुसार और विसर्ग। फिर उन्होंने बताया कि संयुक्त व्यंजन 4 हैं, और फिर उन्होंने बताया 2 द्विगुण व्यंजन हैं। अब आप ये लगाओ कि क्या मानोगे, अब क्या किसको सही मानो। अपनी ही बात को काटा हुआ है। कुल संख्या ये किस आधार पे दे दी, अगर हम स्वर और व्यंजन को भी देखें तो भी कितनी है, तो 44 बैठ जाती है। और इनको तो फिर छोड़ ही दो, ये जो आपने यहाँ पे 8 निकाले, समझ रहे हैं ना। तो हालात ऐसे हैं हमारे देश के। अब क्या कहेंगे कि भाई ये किताब है और ये किताब तो हमारी फेमस मतलब लिखी हुई है, किताब में लिखा हुआ है, ऐसा जैसा कि किताब न हो गई पत्थर की लकीर हो गई, अब ये मिटने वाली नहीं है। फिर ये वही वाला ढंग हो जाता है कि हम यही कहेंगे। अब परीक्षा में क्या कहेगा आयोग, मान लो अगर जिस बच्चे ने कामता प्रसाद से पढ़ा, भाई सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं व्याकरण को सुधारने वाले, जिसने इनको पढ़ा तो वो कहेंगे कि कुल संख्या इतनी दी है, उन्होंने इतनी बनाई है। अब मैथ भी, आप मैथ का भी कर दो, 11 और 33 मिलके कितने होते हैं, 43 होते हैं। मैथ को भी झुटला दो, आप हर चीज को झुटला दो यहाँ पे। मुझे ये लगता है कि ये हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हुई हो। जब ये किताब लिखी जा रही थी, जब ये किताब टाइप की जा रही थी, शायद टाइपिंग मिस्टेक रही होगी और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा जो प्रूफ कर रहा होगा। और फिर उसके बाद ये हो गया कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस गलत को सही कह सके। हम इस पे अब पक्ष और विपक्ष, अब मान लो जो मेरे फैंस हैं वो मैंने जो बात कह दी उनके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाएगी, और जो मेरे विरोधी हैं वो उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो अब यही चीज है, मतलब इसी को कह देते हैं हम अंधभक्ति और अंधविरोध, कि जैसे मर्जी आए, हम अगर पक्ष में हैं तो उसकी हर बात सही और विपक्ष में है तो उसकी हर बात गलत। तो यही हो रहा है हमारी हिंदी के साथ। खैर, मैं ये विचार कर रही हूँ दिन रात कि कैसे इसको सुधारा जाए। तो उसके लिए मैंने पूछा था कि इस पे हम किस स्तर पे सुधार सकते हैं। जैसे हमारे पास सरकारी अगर
तरीके से हम सुधारें। तो सरकारी तरीके से सुधारने की बात करें तो हमारी खुद एनसीईआरटी में जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो सबसे सही जो आधार माना जाता है एनसीईआरटी को माना जाता है। और आप देखेंगे आज खुद एनसीईआरटी ही बेकार हो चुकी है। एनसीईआरटी ही एक लाइन लिख देगी, नियम लिख देगी, ये नियम ऐसे होगा, और उसी एनसीईआरटी में आगे आने वाले किसी पेज पर उसी नियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो ऐसे हमारी एनसीईआरटी भी लिखी गई है उन सारी चीज़ें। तो इन पे हिंदी के लिए बस काम यही हो सकता है। अब देखो आप लोगों को मुझे बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ानी पड़ती है जो मेरे नज़रिए से बिल्कुल गलत है, और मैं पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हूँ? क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वही आंसर माना जाएगा और उसी से आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर आप लोग टीचर होते तो मैं आपको सही पढ़ाने की कोशिश करती कि नहीं ये होता है, पर क्योंकि आपको अपनी परीक्षा के लिए नंबर चाहिए तो मैं वही फोकस करती हूँ कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे नंबर आ जाएं, तो हम वही चीज़ पढ़ते हैं। चलो ठीक है, बहुत लंबी बात हो गई। मैं जो आपको समझा रही थी उस पे हम वापस आते हैं, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा लंबा पढ़ना है जल्दी, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं। और मुझे क्लास भी 1 बजे से पहले ही ख़त्म करनी है जल्दी। तो मैंने आपको समझाया, आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया था। इसमें हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे पहले उदाहरण करेंगे फिर इसको समझेंगे। आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान रखना। जैसे हमारे सामने एक शब्द आया, अभी लिखना मत, समझ लेना पहले। शब्द है हमारा दिक प्लस विजय। देखो यहां पर अंतिम वर्ण क्या है? क्या है अंतिम वर्ण? क। ठीक है, कै नहीं है, ध्यान, क ही है। अब उच्चारण कै नहीं करना, कै बोलेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, के, इस तरह से ये हो जाता है कै। तो ध्यान देना इसमें, ये है क, और प्रथम वर्ण क्या है? ई या व? व बताने वाले जरा हाथ उठाएं, पहचानो तो सही। और ई? पिटाई कर दूंगी तुम लोगों की। ये इजय की विजय? जब आप इसको तोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? व प्लस ई, यही तो लिखोगे ना। तो प्रथम वर्ण क्या है? व। तो प्रथम वर्ण है व, अंतिम वर्ण है क। आपको पता है क का मेल किससे हो रहा है? अंतस्थ व्यंजन से, दोनों का मेल होगा तो ये क अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। हम चाहें तो इसको पूरा का पूरा उतार सकते हैं, मतलब विजय को विजय ही लिख सकते हैं ना। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, तोड़ के लिखना है तोड़ के लिख लो, जैसे मर्जी आए। यहाँ पे हमारे पास क्या टुकड़ा बचा है? दी। इसको जोड़ के लिख देंगे। जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे दिग विजय। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात समझाई है, जब कोई वर्ण आधा होता है तो उसके पीछे वाला जो वर्ण होता है अपने स्वर से उसको मदद देता है। तो ये मदद देगा तो ये क्या होगा? ग ऐसे आधा आ जाएगा, और जो व है इसका स्वर इसके आगे से इसको सहारा दे देगा और शब्द हो जाएगा दिग्विजय। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से फटाफट। ऑनलाइन में छात्र ने क्वेश्चन किया है कि भिन्न स्वर किसे कहते हैं। कहाँ से पढ़ा ये तुमने भिन्न स्वर? क्लास पूरी समझनी तो है नहीं, फिर प्रश्न कर देते हैं। अरे बालक, भिन्न स्वर कोई अलग से नहीं है। भिन्न स्वर का मतलब है सामने जो रखा है स्वर उससे अलग। भिन्न स्वर, अब ये लगा दो ये भिन्न स्वर कौन सा आ गया। जब आप उस पॉइंट को पढ़ोगे जहां मैं पढ़ा रही हूं तो समझ में आएगा भिन्न स्वर किसे कहते हैं।
एक प्रश्न है मैम, व्यंजन संधि में अंतस्थ व्यंजन का क्या रोल है? बेटा वही रोल है जो बाकी स्पर्श व्यंजन का रोल है। किसी वर्ण के बाद वर्ण आएगा, उसमें जो विकार उत्पन्न होगा। उतार लिया आप लोगों ने ये? अब देखो उदाहरण से समझ लीजिए जल्दी से फटाफट। हमारे पास यहाँ इतने सारे उदाहरण दिए हैं, आपको घर जाके अभ्यास करना है इस पे। शब्द दिया हुआ है यहाँ पर सट प्लस आनन, तो ये प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण का मतलब अंतिम वर्ण में कौन सा है? ये प्रथम वर्ण ट वर्ग का। ट वर्ग का प्रथम वर्ण आया, इसका मेल किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। दोनों का मेल होने पे ये अपने वर्ण के किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में। तो बदल गया, और क्योंकि इसके बाद स्वर आ रहा है तो स्वर इसको पूरा कर देगा, तो ये पूरा हो गया और शब्द क्या हो गया? षडानन। ठीक है। अब यहां पर क्योंकि इसके बाद क्या था? व्यंजन था, इसलिए ये आधा ही रहा। जैसे वाक प्लस ईश्वर, तो क बदलेगा ग में और ई आ गया तो इसे पूरा कर देगा, तो वागीश्वर हो गया शब्द। इसी तरह अच प्लस अंत हो गया तो च बदल जाएगा अपने तीसरे वर्ण में ज में, और अ इसे पूरा कर देगा तो ये अजंत हो गया। ठीक है। इसी तरह से शब्द आता है भगवत प्लस भजन। आप देखते हैं जब लिखते होंगे आपकी परीक्षा में आता है कि आपको लिखना है भगवत भजन। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक शब्द आपका लिखा होता है इस तरह से भगवत भजन, और ये एक साथ ही दिया होता है। याद रखना अगर ये अलग अलग शब्द दिया है तो ये भगवत लिखा जाएगा और ये भजन, लेकिन अगर सुरेखा एक बना दी तो ये जो त है ये किस में बदल जाता है? द में। क्यों? क्योंकि ये संधि हो गई। संधि हो गई तो ये इसकी वजह से त जब किसी भ से मेल करता है तो ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है? ये भगवत भजन हो जाता है। तो इसलिए ये वर्तनी हमारी अशुद्ध हो जाती है और ये शुद्ध हो जाती है। तो आपकी परीक्षा में ये बार बार आता है, क्योंकि हम भगवत भजन ऐसे करके बोलते रहते हैं, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता। ऐसे ही शब्द आता है भगवत गीता, तो भगवत गीता को जब हम एक सुरेखा में पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? वो भगवद गीता। तो आधे बात इस यही नहीं समझ पाते कि ये त को द क्यों बदल दिया। ठीक है, तो आपको समझना है। अब आपको समझ में आ गया है किस वजह से हुआ है ये संधि की वजह से होता है। जैसे वाक प्लस ईश वागीस हो गया, चित प्लस आभास चिदाभास हो गया, अच प्लस आदि अजादी हो गया, सट प्लस रिपु षड रिपु हो गया, उत प्लस योग उद्योग हो गया। ठीक है, और ये उद्योग आप इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं। अब आपकी परीक्षा में अगर ये आ गया कि उद्योग कौन सा किस संधि का शब्द है, तो इसको पहचानने के लिए आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह से। फिर आपको पता चलेगा योग का जो मेल हो रहा है वो उत से हो रहा है। इसका संधि विच्छेद उल्टा ही जाएगा, ये ध्यान दीजिए। जैसे आपने पढ़ा है, मान लो हमें संधि विच्छेद करना हो, कैसे? जैसे देखो दिग्विजय का करना है। अब इसकी संधि का विच्छेद करना इतना आसान होता है कि इसमें एक शब्द आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जैसे दिग्विजय दिया है तो इसमें विजय शब्द आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप उसको बाहर निकाल लो विजय, और यहाँ क्या बच गया? दिग बच गया। अब आपको इसका संधि विच्छेद देना है। आपको पता है ग तीसरा वर्ण है, मतलब ग का प्रथम वर्ण ही होगा, क्योंकि वही तो बदला है, तो इसे आप दिग कर देंगे। ये नहीं है दिग प्लस विजय, ये हो जाएगा आपका संधि। इसी तरह से इसमें कुछ करना नहीं। ये देखो दिखने में लगती है कठिन, और जब आपने ये समझ लिया तो बहुत सरल है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया इसको आप अपने घर पे अभ्यास करिए, इससे वर्तनी सीखिए। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आता है यहाँ से, वो अक्सर या तो इसका संधि विच्छेद आएगा, तो संधि विच्छेद को आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। या तो संधि विच्छेद आता है या फिर शब्द दिया होता है। आपसे पूछ लेगा कि आपको बताना है दिग्विजय में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो आपके पास पहचान के तरीके हैं ही, तो आप बहुत आसानी से पहचान पाते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी परीक्षा में उतना टफ नहीं आता। जैसे देखो सत प्लस भावना दिया है तो सद्भावना शब्द हो गया। ठीक है, इसे अप प्लस ज अब्ज हो गया, प बदला अपने तीसरे में,
इस तरह से इन सबको आपको करके देखना है और आपकी परीक्षा में आ जाता है। सत प्लस गुण सद्गुण हो गया। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ये कहता है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी पंचमाक्षर से होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर यानी पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या कहना चाहता है, इस बात को समझ लो। यहाँ पे कह रहा है कि यदि हमारा कोई प्रथम वर्ण है, क, च, त, त या प, इनमें से किसी का मेल किससे हो रहा है, किसी पंचमाक्षर से हो रहा है, किसी भी पंचमाक्षर से, ठीक है। और पंचमाक्षर आपको पता है कौन कौन से हैं। तो जब इनका आपस में मेल होता है तो ये अपने पंचमाक्षर में बदलता है। क का पंचमाक्षर क्या है, ड़, ठीक है। च का पंचमाक्षर क्या है, य, ठीक है। ट का पंचमाक्षर क्या है, ड़। त का पंचमाक्षर क्या है, न। और प का पंचमाक्षर क्या है, म, ठीक है। ये अपने अपने में बदल जाएंगे और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। उतार लो इसको, फॉर्मूले को। हो गया ये। चलो देखो उदाहरण समझ लो। आपके पास लिखा है फॉर्मूला, हम उदाहरण समझते हैं। जैसे देखो उदाहरण दिया है, वाक प्लस मैं, अंतिम वर्ण क्या है, अरे बोलो, बाद में लिखना। अंतिम वर्ण क्या है, क। इसका मेल किससे हो रहा है, म, मतलब कि पंचमाक्षर से। तो जब इन दोनों का आपस में मेल होगा, ये क किस में बदलेगा, क के पंचमाक्षर में। यहाँ जो कुछ लिखा है वो सेम टू सेम आ जाएगा, मैं आ जाएगा, और यहाँ पर बचा व। अब इसको जोड़कर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वांग में, ठीक है। वांग में अंक का अनुस्वार अंग ही रहेगा, ठीक है, या अड़ा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वांग में का मतलब होता है साहित्य, संस्कृत में जिसे हम कहते हैं, हिंदी में साहित्य कहते हैं, संस्कृत में वांग्मय कहते हैं। वाक माने विचार, मैं माने युक्त, जो विचार युक्त है। अब विचारों का संग्रह ही तो होता है साहित्य, और क्या होता है, ठीक है। जैसे शब्द दिया है हमारा सट प्लस मुख, तो षण्मुख हो गया। उत प्लस मत, उन्मत हो गया। जैसे आगे यहाँ पे उड़ गया है, ये होगा तत् प्लस में, तन्मय हो जाएगा। चित्त प्लस में, चिन्मय हो जाएगा। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। आपकी परीक्षा में ये वाला बहुत बार पूछा जाता है वर्तनी शुद्धिकरण में। जगत प्लस नाथ, तो ऐसे जगतनाथ या जगन्नाथ। तो जगत हम सोचते हैं कि जगन्नाथ यानी जगतनाथ कौन होता है, जगत का स्वामी, तो जगतनाथ ही हम सही करते हैं, लेकिन वो होता है जगन्नाथ। जगन्नाथ क्यों बना, क्योंकि त जो है वो न में बदल गया अपने पंचमाक्षर में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये दो नियम इंपॉर्टेंट हैं, ये दो नियम आपको इसमें समझने हैं, यही होते हैं। अब इसके बाद जो आ रहा है वो नियम ऐसे होंगे जो ऊपर परिवर्तन आ रहा है उसको काटने वाले होंगे, ठीक है। तो अगला आता है हमारा तीसरा पॉइंट,
त संबंधित नियम। और त संबंधित नियम कई सारे हैं, 5-6 हैं नियम इसमें। तो त ने कई सारे नियम बनाए हैं अपने लिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। ये कहना क्या चाह रहा है, समझना है इस चीज को। देखो ध्यान देना, व्यंजन संधि आपको टफ इसलिए लगती है क्योंकि व्यंजन संधि का जो नियम है वो समझ में नहीं आता, और व्यंजन संधि को आप फॉर्मूले से ही समझ सकते हैं, जैसे मैंने बताया। जैसे देखो, ये कह रहा है कि यदि किसी त का मेल किससे हो रहा हो, किसी च या छ से, तो इनका जब आपस में मेल होता है तो ये त बदल जाता है च में। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि त के नीचे तो मैंने हल लगाया, तो क्या च और छ के नीचे भी हल लगेगा? देखो, उसके नीचे हल लगे या उसके नीचे हल ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा समझा देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में आपके दिमाग में चलता है। वो जो पहला है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, वहां पर हल लगने और ना लगने से फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, मान लो यहाँ पे हमने चारण लिखा। अब चारण में हमको पता है कि च ये आ गया और इसका स्वर क्या हो गया, आ हो गया। तो ये तो हमारा पहले आ ही गया ना। अगर मान लो हम खाली च भी लिख रहे हैं ऐसे, तो इस च का मतलब क्या है, इसमें व्यंजन है और स्वर है, तो पहला वर्ण तो च हो ही गया ना, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे हल लगाएं या न लगाएं, ठीक है, जैसी स्थिति होगी वैसे। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो शब्द दिया है हमारा यहाँ पर जगत प्लस छाया। आपकी परीक्षा में जगत छाया लिखने को आता है। जब आप लिखेंगे, अगर आ गया जगत छाया, तो आप कहेंगे जगत छाया सही कर देते हैं, लेकिन जगत छाया सही नहीं होगा। जब ये टुकड़ों में है तो ये जगत होगा, लेकिन जब ये मिलेगा, त का मेल किसी छ से हो रहा है तो ये त बदलेगा च में, और यहाँ पर जो लिखा है वो सेम टू सेम आ जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा है बचा हुआ टुकड़ा, अब इसको जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, जगत छाया। और अब आपकी वर्तनी कभी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वर्तनी शुद्धिकरण में आता है ये। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि आपको पढ़नी है आपकी परीक्षा में संधि के लिए, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको पढ़नी होती है वर्तनी शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि इसमें जो शब्द आते हैं वर्तनी शुद्धिकरण के शब्द होते हैं। उतार लो इसे जल्दी। और घबराना मत अगर आपको लगे टफ। लास्ट में आपको एक जादू की ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, तो इसलिए घबराना मत। आज ही की क्लास में, पूरे कोर्स के बाद, अरे पूरे कोर्स के बाद केवल एक दिन की ट्रिक थोड़ी ना होते। इसी के लिए, व्यंजन संधि के लिए सरल आसान। उतार लिया ये, चलो देखो उदाहरण जैसे दिए हैं इसमें, ये चारों ही उदाहरण आपकी परीक्षा में वर्तनी शुद्धिकरण में आते हैं। उत प्लस चारण उच्चारण हो गया, जगत प्लस छाया जगत छाया हो गया, उत प्लस चरित उच्चरित हो गया, सत प्लस चरित सच्चरित्र हो गया, ठीक है। तो सत माने अच्छा होता है, चरित्र माने चरित्र या जिसे हम स्वभाव या आचरण कहते हैं, तो सच्चरित्र मतलब जिसका आचरण अच्छा हो। अगला आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, त संबंधित दूसरा नियम। अब देखो ऐसे समझ लो, कहते हैं ना घर में बच्चे कम होते हैं तो सब सही रहते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो एक आधा बिगड़ जाता है। तो यहाँ ऐसे हुआ है, स्वर 11 थे तो वो बिल्कुल एकदम नियम में थे, उनकी ट्रेनिंग जो हुई बिल्कुल सही हुई, जैसा जैसे उनको नियम बना दिए गए उन्होंने चूं चपड़ नहीं की, ऐसे नियमों में अपने आप को मान लिया। अब यहाँ हो गए 3 गुना, 33 बच्चे हैं ये।
अब इतने सारे बच्चे हो गए तो इनमें से कुछ बच्चे तो समझदार हैं जिन्होंने नियम को एक्सेप्ट कर लिया और कहा हाँ हम ऐसे ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिगड़ गए, जिनमें से एक है त। ये बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसने कई सारे नियम बनाए अपने लिए, कह रहा कि ना मैं तो अपनी मर्जी से रहूंगा, मैं किसी दूसरे के बनाए हुए नियमों पे काम नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। तो पहला नियम पढ़ा, अब दूसरा नियम दिया इसने, हर व्यक्ति के साथ ये मेल करेगा, अलग अलग तरह का परिवर्तन करेगा। त के बाद यदि किसी ज या झ का मेल हो तो त ज में बदल जाता है। अब देखो क्या कह रहा है ये, कि यदि किसी त का मेल किसी ज या झ से होता है तो आपस में मेल हो रहा है, तो ये त बदल जा रहा है ज में, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे शब्द है हमारे सामने उत प्लस ज्वल, अंतिम वर्ण क्या है त, इसका मेल किससे हो रहा है ज से, दोनों का मेल होता है त बदल जाता है ज में। यहाँ पर जो लिखा है वो सेम टू सेम आ जाता है, टुकड़ा आ गया, यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। ये आधा ज है तो ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद ज व ल उज्ज्वल, और आपकी वर्तनी में पूछा जाता है ये शब्द, तो ऐसे उज्ज्वल शब्द के अंदर दोनों ज आधे होते हैं। वर्तनी में वर्तनी के लिए याद कर लिया, संधि में व्यंजन संधि, और संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो उदाहरण देखो, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। सत प्लस जन, तो सज्जन हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सत माने अच्छा और जन माने व्यक्ति, तो व्यक्ति है एक संज्ञा शब्द और अच्छा है एक विशेषण। तो कई बार आपसे पूछा जाता है शब्द बना है सज्जन, सज्जन शब्द विशेषण विशेष्य का युग्म है, समझ गए। मान लो आपसे ये पूछ लिया गया, ऐसे दिया गया प्रश्न आया कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा नहीं है, और आपको दे दिया लिखा हुआ है ऐसे काला घोड़ा, दूसरा दे दिया नीला वस्त्र, और यहाँ लिख दिया तीसरा सज्जन, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न है कि वह कौन सा विकल्प है जिसमें विशेषण विशेष्य का युग्म नहीं है। तो आंसर क्या लगाते हैं लोग, आंसर लगाते हैं सज्जन। मैंने YouTube पे पोल करवाया हुआ है, ये प्रश्न दिया हुआ इसी तरह से, तो सज्जन लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नहीं, सज्जन में भी विशेषण विशेष्य है। देखो काला और नीला ये हो गया विशेषण, और घोड़ा और वस्त्र ये हो गया इसका विशेष्य। अब सज्जन में सत माने अच्छा ये हो गया विशेषण, और जन माने व्यक्ति ये हो गया विशेष्य। तो सज्जन शब्द अपने आप में विशेषण विशेष्य का युग्म है, तो इसलिए इसमें भी आया। तो अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और एग्जामिनर को अगर एक बार उसने प्रश्न किया था, ये PCS में आया है, आपकी परीक्षा में नहीं आया, अगर एग्जामिनर चाहे ये बिल्कुल ऐसे लिखे तो ये इसे लगभग सारे ही स्टूडेंट जिन्होंने ऐसे पढ़ा होगा वो तो कर लेंगे अच्छे से, सभी गलत करेंगे। इसमें 97% गलती थी, जो मैंने पोल करवाया था 97% छात्रों ने गलत, और कम से कम मुझे लगता है कि 32,000 या 34,000 के आसपास उसकी वोटिंग हुई थी, इतनी। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरह का जब बच्चे पढ़ते हैं तो ध्यान रखना इसमें। जैसे जगत प्लस जननी, जगत जननी हो जाता है, वर्तनी में आता है लिखने के लिए। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे आपने तो आपको पता चल रहा होगा कि ये शब्द आता है।
तो जगत जननी क्यों होता है? क्योंकि त ज से मेल करता है, बदल जाता है ज में। जैसे विपत प्लस जाल, विपत जाल। उत प्लस झटिका, उज्झटिका। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट सीखने से पहले इन दोनों पॉइंट को समझ लो, थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ याद रखने के लिए। हमने देखा कि च, छ, ज, झ, ये हमारा कौन सा है? च वर्ग है। ठीक है, तो त ने पहले तो इन दोनों भाइयों से दोस्ती करी, तो जब इन दोनों भाइयों से दोस्ती की तो दोनों भाइयों के साथ ये अपने आप को किस में बदलता है? बड़े भाई में। ठीक है, और जब इन दोनों भाइयों से दोस्ती करता है तो ये अपने आप को दोनों के साथ मेल करने में किस में बदलता है? अपने आप को इस ज में, यानी इस बड़े भाई में। तो ऐसे दिमाग में याद रख सकते हो, दो नियम याद रहेंगे, फिर रटना नहीं पड़ेगा, एक पंक्ति से पता चल जाएगा। जो पहला वाला उसी के अनुसार ये बदलेगा। ठीक है, लिख लिया? लिख लो इसको। ठीक है, उसी के नीचे लिख लो ताकि आपको पता रहे। ऐसे डाल लेना, त का रूल नंबर 1, त का रूल नंबर 2। और इसको ऐसे बंद करके ट्रिक लिख लेना, ट्रिक, ताकि फिर बाद में ये याद रहो कि ये क्या था। हो गया? चलो देखो तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि त का मेल यदि ट ड ल से हो तो त क्रमशः ट ड ल में बदल जाता है। देखो क्या करता है ये, त का मेल यदि ट से हो रहा है तो क्या करेगा? ये इसके साथ मेल करेगा और किस में बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा। ये यहाँ जो कुछ है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। फिर अगर इस त का मेल इस ड से होता है तो दोनों मेल करते हैं तो त ड में बदल जाता है, मतलब इसी में बदल जाता है, और ये ज्यों का त्यों आ जाता है। इसके बाद यदि इस त का मेल इसी ल से होता है, दोनों आपस में मेल करते हैं, ये त किस में बदल जाता है? ल में बदल जाता है, और यहाँ पे जो है ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा। आप इसे कह सकते हो प्रेम का नियम। ठीक है, इसने इसके साथ प्रेम किया, इसी में बदल गया। जिससे प्रेम करता है उसी से बदल जाता है अपने आप को। अच्छा, ये अच्छी बात नहीं है भाई। मैं एक बात जो बोल रही हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया कि ये प्रेम का नियम है, तो प्रेम के नियम में ये मत समझ लेना कि बाद में लिख दो कि ये प्रेम का नियम है, या मैं जैसे बताती हूँ कि घुसपैठिए वाला नियम है। ये जस्ट मजाक है, समझ गए? क्योंकि मुझे डर लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी बात बोल देती हूँ, चलन में आ जाता है। फिर लोग जैसे आजकल अभी पूछ लिया प्रश्न, मैम ये भिन्न स्वर क्या है, और किसी ने अगर चलते फिरते सुन लिया प्रेम का नियम, संधि में प्रेम का नियम किसे कहते हैं, यही लिख के बना दिया क्वेश्चन, त के नियम को प्रेम का नियम कहते हैं। फिर ऐसे हो जाएगा। ये सब मजाक है। ठीक है, हमने प्रेम का नियम एक चीज और जो देखा, कौन सा था? दो मिलकर एक हो जाते हैं, इसको भी प्रेम का नियम नाम दिया था, है ना? और ये दूसरे वाला प्रेम का नियम है। लिख लिया ये आपने? ऐसे दिमाग है। हाँ जी, अरे आप लोग मानो, आप याद रखने के लिए मैं कह रही हूँ कि हम मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि फिर बना देंगे, अच्छा मैम ने पढ़ाया हुआ है, प्रेम का नियम बोल दिया, मतलब आगे पीछे का कुछ समझा नहीं कि, और वो डाल देंगे कमेंट में कि निम्न में से प्रेम का नियम कौन सा है। ये पढ़ा रहे तो हो सकता है इन्हीं को लिख दे, तो थोड़ी सावधानी से, है ना? चलो देखो, जैसे मान लो शब्द दिया है हमारा उत प्लस लेख, त का मेल ल से हो रहा है तो त अपने आप को किस में बदलेगा? ल में। यहाँ पे लेख आ जाएगा और ये बचा हुआ टुकड़ा, और शब्द क्या हो गया? उल्लेख।
उदाहरण दिया है जैसे ब्रत प्लस टीका, भ्रट्टिका हो गया, तत् प्लस लीन, तल्लीन हो गया। जैसे उत प्लस लाश, उल्लास हो गया, ठीक है, उत प्लस लेख, उल्लेख, इस तरह से बदल गया ये। आगे आता है हमारा अगला पॉइंट। अब देखो, एक बात आपको समझनी है। अभी हमने सबसे पहले जो नियम पढ़ा था, सबसे पहले नियम था दो वर्ण आपस में मेल करते हैं, दोनों मिलकर रूप परिवर्तित कर लेते हैं, किसी एक वर्ण में बदल जाते हैं। इसी को हमने बोला था कि हम इसे प्रेम का नियम समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने जो पढ़ा कि दो वर्ण आपस में मेल करते हैं, ये वर्ण यहाँ अपना रूप परिवर्तित करता है और ये वर्ण इसके साथ सेम टू सेम आ जाता है। इसको हमने नाम दे दिया था घुसपैठिया नियम, जैसे हमने कहा, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इतने दिन से हमारा घुसपैठिया नियम चल रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा सैनिक पकड़ लेता है और कोई ऐसी खबर सुनने में नहीं आ रही कि यहाँ विस्फोट हो गया और यहाँ ये हो गया। तो जो हमारा विरोधी है वो हो गया बेचैन और गुस्से में बौखला गया, तो परमाणु बम की धमकी देते हैं ना। तो अब आएगा हमारा मिसाइल नियम। ये भी नाम है, ठीक है, कोई नियम नहीं है, बस ऐसे ही। तो मिसाइल नियम क्या कहता है कि दो वर्ण आपस में मिलेंगे, लेकिन दोनों ही वर्ण दो रूपों में बदल जाएंगे। ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये बदल जाएगा दूसरे रूप में और ये बदल जाएगा दूसरे रूप में। कहने का मतलब है, अब हमने इसे मिसाइल नियम क्यों नाम दिया कि गुस्से में उधर से शत्रु देश ने मिसाइल छोड़ दी, मिसाइल हमारे पास भी है तो हमारी मिसाइल भी चली गई, तो आसमान में दोनों मिसाइलें टकराई। अब टकरा के दोनों नष्ट होकर नीचे गिरेंगी, तो ये दुश्मन देश की मिसाइल का मलबा और ये दुश्मन देश की मिसाइल का मलबा, अब जैसी ऊपर जाके टकराई थी वैसी की वैसी तो नीचे आएंगी नहीं, परिवर्तन तो हो गई। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया मिसाइल नियम। तो यहाँ यही होता है। ये क्या काम करता है, देखो, यदि किसी त का मेल किसी स से होता है तो ये त बदलता है च में और ये श बदलता है छ में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, जैसे मान लो शब्द है हमारे पास उत प्लस श्वास, श्वास का मतलब होता है सांसें, ठीक। ये त है और ये श है, दोनों का मेल हो रहा है, तो ये त बदल जा रहा है किसमें, च में, और ये श बदल जा रहा है छ में। अब ध्यान देना, यहाँ ये श तो आधा ही है, जब ये आधा है तो यहाँ भी आधा ही आएगा ना, या तो इसके साथ स्वर नहीं है। यहाँ पे बचा क्या टुकड़ा हमारे पास, वास, और यहाँ टुकड़ा क्या बचा, उ। अब हम इसको लिख देंगे, उ आधा च आ जाएगा, छ को आधा बनाने के लिए इसके नीचे हमें हल लगाना पड़ेगा, और वास, तो शब्द आ गया हमारा उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब होता है सांसों का तेज गति से चलना। जैसे कोई हांफने लग जाता है तो संस्कृत में उसको कहते हैं कि उच्छ्वास, ठीक है। इसे याद रखने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, पहले लिख लीजिए, बहुत दिनों से आपने अपने दिमाग को चाचा चौधरी की तरह तेज नहीं चलाया है ना, तो आज चला लो। अगर आपका दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलता है तो आपको इसे याद करने का तरीका मिल गया होगा। इस त का मेल तालु श से हो रहा है, तालु श बदलता है तालु वर्ग में, त को भी बदल लेता है च में, और च के बाद छ, लगातार दोनों भाइयों को पकड़ के ले आता है। तो आप याद कर सकते हैं, और इस तरह से दिमाग, हाँ, दोबारा, ये है तालु श, ठीक है। जब त का मेल तालु श से हो रहा है और दोनों को ही परिवर्तित होना है, तो ये तालु श वाले वर्ग में परिवर्तन हो जाता है दोनों का, त बदल जाता है च में और ये श बदल जाता है च का दूसरा वर्ण छ में, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि क्या याद रखना, तालु से आप याद रख सकते हैं, उच्चारण स्थान से, समझ गए। चलो, तो इस तरह से आप इसे याद रखिए।
और ध्यान दीजिएगा जो नीचे स्थान दिया हुआ है, अभी हमारी परीक्षा के अनुसार और किताबों के अनुसार जितने उदाहरण हमारे सामने हैं वो उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप कहीं पे पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आपको कोई एक्स्ट्रा उदाहरण मिलता है, मान लो कि ये इस नियम में हो रहा है, तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं अपने लिए, ठीक है, याद रखने के लिए दिया हुआ है स्थान इसलिए। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, यानी एक मिसाइल से काम नहीं चला तो दूसरी मिसाइल भेज दी। अब दूसरी मिसाइल में भी यही परिवर्तन होगा कि त का मेल होता है ह से, तो दोनों का मेल जब होता है त बदल जाता है द में और ह बदल जाता है ध में, ठीक है। जैसे मान लो हम उदाहरण देखेंगे, शब्द है हमारा उत प्लस हार, तो त का मेल हो रहा है इस ह से, दोनों का मेल होता है, तो अब हम इसको थोड़ा बाहर निकाल के रख लेंगे, इसे हम ह और आर इस तरह से रख लेंगे। तो त का मेल इस ह से हो रहा है, तो त बदल जाएगा द में और ये ह बदल जाएगा ध में। अब क्योंकि बाहर निकाला है तो अभी तो इसमें हल लगेगा। यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा, यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा, अब जोड़ दीजिए इसको, ये हो गया उ, ये हो गया द, ये अ इस ध को पूरा कर रहा है, ध पूरा हो गया, तो उद्धार। अब आप ऐसे लिखें, ये ध इस द को सहारा भी दे देता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्तनी में क्लास नंबर 2। हो गया, चलो देखो। अब इसके बाद जैसे उदाहरण दिया है तत् प्लस हित, तो तद्धित हो गया, उत प्लस हृत, उद्धृत हो गया। ध्यान देना इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है, त बदलता है द में, ह बदलता है ध में, तो इसके नीचे ये री लग जाता है, यानी इस तरह से री की मात्रा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब इसके बाद त ने इतने सारे नियम ले लिए, कम से कम 6-7, तो इसको देखकर 6 भी बिगड़ गया। 6 ने कहा मुझे भी अलग नियम चाहिए, ये बहुत ज़्यादा लोगों से अलग अलग नियम बना रहा है, तो 6 संबंधित नियम। किसी भी लघु यानी ह्रस्व स्वर या आ का मेल किसी 6 से होता है तो 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि किसी लघु ए, ई, उ, री या आ, इनका मेल किसी 6 से अगर हो रहा है तो क्या होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो एक नए वर्ण का आगमन होता है च। यहाँ जो कुछ लिखा है वो सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ जो कुछ लिखा है वो सेम टू सेम आ जाएगा। हम इसको कह सकते हैं संतान नियम, 2 लोग मिले और तीसरे का आगमन, ठीक है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर शब्द है हमारे सामने स्व प्लस छंद, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, अ, अंतिम क्या है, अ, इसका मेल किससे हो रहा है, इस 6 से। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो परिवर्तन इनमें तो होना नहीं है, परिवर्तन होगा किसी नए वर्ण का आगमन, तो च वर्ण आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है छंद वो सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ पे जो लिखा है स्व वो सेम टू सेम आ जाएगा। शब्द बन गया हमारा, क्या हो गया, स्वच्छंद।
इसी तरह से बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद। ठीक है। अब ये छ जो है इसने अपने लिए अलग नियम बनाया तो, लेकिन इसने एक से ही संतुष्टि कर ली। इसने कहा ठीक है, इसको पहला मनपसंद साथी मिल गया तो इसने एक से संतुष्टि कर ली। अब इसने दूसरा नियम नहीं बनाया। ठीक है, परेशान नहीं किया इसने आप लोगों को। अब इन्हीं को देख के माँ के भी नखरे हो गए। माँ ने कहा मुझे भी चाहिए नियम, तो माँ संबंधित नियम। पहला नियम कहता है माँ का, यदि माँ का मेल किसी क से लेकर माँ तक किसी भी व्यंजन से होता है तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। ये क्या कह रहा है, इसको समझना है। इसको अच्छी तरह से नीचे लिखिए, चार्ट बनाना है आपको। इसको अच्छी तरह से समझो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी माँ का मेल, ये जो माँ है, थोड़ा इधर लिखती हूँ, किसी माँ का मेल किससे हो रहा है, पांचों वर्ण यानी क से लेकर म तक। तो हम अलग अलग लिख लेते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, इस तरह से करके। ठीक है, तो क वर्ग या च वर्ग या ट वर्ग या त वर्ग या प वर्ग। ठीक है, यहां तक आ जाएगा म। अगर इनमें से किसी वर्ग के साथ इसका मेल होता है तो कह रहा है कि इस म का मेल, ये जो म है, इस म का मेल इनमें से किसी भी के साथ होता है। पहले क के साथ इसका मेल हो रहा है तो परिवर्तन जो होगा वो किस में होगा, इस म में होगा। ये म किस में बदलेगा, क के पंचमाक्षर में। पेन मत चलाओ, इसको समझ लो पहले। अब तीर को समझ लेना, ये दोनों वर्ण आपस में मिल रहे हैं, घुसपैठिए वाला नियम ही चल रहा है इसमें। ठीक है, दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं, परिवर्तन किसका होता है, इस म का। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसमें से तीर निकाला है कि ये बदलेगा। फिर यदि इस म का मेल च वर्ग से होता है तो क्या होगा, ये म इस च वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा। च वर्ग का पंचमाक्षर ये हो गया। अगर यदि इस म का मेल इस ट वर्ग से होता है तो ये म ट वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा। ठीक है, और यदि इस म का मेल इस त वर्ग से होता है तो ये म इस त वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि इस म का मेल इस प वर्ग से होता है तो ये प के पंचमाक्षर में बदलेगा। म तो म है, म का मेल म में ही रहेगा। ठीक है, ये बदल गया। अब यहां जो कुछ भी आया है ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो कुछ भी लिखा है वो सेम टू सेम आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, इसको लिख लो, उतार लो इसे। समझ गए ना इसको? अगर इसको समझ लिया तो अब आपको पता चलेगा, आपने जो पढ़ा था पंचमाक्षर कैसे बिंदी काम करती है, जिसमें हमने दादा दादी और नाना नानी की बात करी थी। संधि का नियम स्वयं आके उस पर मोहर लगाता है, उसको सिद्ध करता है।
उसके नीचे मत लिखो, अगर उसके नीचे लिखोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। म की तरफ से जो एरो आ रहा है उसमें से एरो निकालो और तब उसके नीचे लिखो। नहीं तो फिर जब 2 दिन बाद आएगा आपको लगेगा कि ये दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। हो गया? क्या, जोर से बोलो। देखो ये ऐसे होगा, ये जो यहाँ पे माँ है, अभी मैं बताती हूँ, उदाहरण करवाती हूँ, फिर समझ में आएगा। देखो जैसे उदाहरण हम देखते हैं, शब्द है हमारे सामने सम प्लस कलन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है अंतिम वर्ण कौन सा है, म, मतलब कि ये, ठीक। और प्रथम वर्ण कौन सा है, क, मतलब कि ये, ठीक। तो इन दोनों का आपस में मेल हो रहा है और परिवर्तन किसका हो रहा है, केवल म का, और वो किसमें, क के पंचमाक्षर में। तो जब ये हो गया, इसके बाद यहाँ जो कुछ लिखा है वो सेम टू सेम तो आएगा। तो ये यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा शब्द। यहाँ पे क्या टुकड़ा बचा, स। अब आप इसको जोड़ोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, ये हो गया संकलन। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, या फिर आपको पता है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर के बाद उसके दादाजी, और जब बच्चे के साथ दादाजी होते हैं तो वो अपने आप को किस में परिवर्तित कर देता है, अनुस्वार में। अब आप चाहें इसको, इसका पंचमाक्षर करके लिखें, चाहे आप इसको बिंदु बना के लिखें, दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन आए हैं, उतार लो इसका उदाहरण। देखो इसी तरह से एक और दूसरा उदाहरण देती हूं। ये लिख लिया आपने, ये बात समझना, ये प्रथम वर्ण की बात नहीं हो रही, क च ट त प, ये चारों वर्ण की बात हो रही है। इसके बाद जो चारों वर्ण है, जैसे मान लो सम प्लस गति आ गया अगर, तो यहां पर ये म और इसका मेल हो रहा है क वर्ग से, ठीक है। तो क वर्ग में ये म किस में बदलेगा, ये क वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा, ठीक है। और यहाँ जो ये शब्द है ये सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पर टुकड़ा आ गया, स बचा। अब इसको जोड़कर लिख देंगे तो शब्द हमारा हमारा शब्द लिखा जाएगा, ये पंचमाक्षर इसी तरह से रहेगा। अब आपको पता है ये संगति, जब आप संस्कृत किताबों में देखेंगे तो संगति जहाँ भी लिखा होगा वो इस रूप में लिखा मिलेगा, लेकिन जब आप हिंदी में आ जाते हैं तो हिंदी ने इसको कर लिया है कि पंचमाक्षर और उसके बाद उसके परिवार का व्यक्ति साथ में है ही, उसके परिवार का वर्ण, तो ये अपने आप को किस में बदल देता है, बिंदी में बदल देता है। क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी पहचान की, तो इसकी पहचान के लिए इसके वर्ग का व्यक्ति आया है यहाँ पर, तो हम इसकी पहचान कर लेंगे यहाँ से, समझ गए। अब इसी तरह से देखो उदाहरण दिए हैं आपके,
सम प्लस कलन संकलन हो गया, अब ऐसे लिखो चाहे ऐसे, सम प्लस गति संगति हो गया, सम प्लस चय तो संचय हो गया, अब ये आ गया इसका पंचमाक्षर, ठीक है। परम प्लस तु परंतु शब्द हो गया, ये इस तरह से पंचमाक्षर आ गया। सम प्लस पूर्ण तो संपूर्ण हो गया, ठीक है। इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। ये रूप आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा इधर का, और ये रूप आपको हिंदी में देखने को मिलेगा जो अभी परिवर्तित हुआ है, जो हमने पंचमाक्षर जाना है। अब माँ से संबंधित दूसरा नियम, जो माँ दूसरे नियम की बात करता है, इसमें देखो, यदि माँ का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन से होता है तो माँ सदैव अनुस्वार में ही बदलता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी माँ का मेल किससे हो रहा है, किसी अंतस्थ व्यंजन से या ऊष्म व्यंजन से, तो जब ये इसके साथ मेल करता है तो ये म सदैव किस में बदलता है, अनुस्वार में बदलता है, और यहाँ जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, सम प्लस रक्षक, तो इस म का मेल इस र से हो रहा है। ये र कौन सा वर्ण है, अंतस्थ, ठीक है। तो म का मेल र से हो रहा है, तो ये म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। यहाँ पे रक्षक आ गया शब्द, और ये स, ध्यान रखना जब ये स आ गया तो ये अनुस्वार इसके ऊपर मात्रा के रूप में लगेगा, और ये शब्द क्या हो जाएगा, संरक्षक। और इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा कि बिंदी और बिंदी के आगे अंतस्थ व्यंजन है, तो ये है क्या, अनुस्वार। तो आपको याद होगा वर्तनी में हमने यही सीखा था कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन से पहले बना अनुस्वार हमेशा अनुस्वार ही होता है, ठीक है। और क से लेकर म तक से पहले बना अनुस्वार हमेशा उस वर्ग का पंचमाक्षर होता है, ठीक है। अब वो चाहे कोई सा भी शब्द हो, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस लाभ संलाभ, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस सय संशय, सम प्लस सार संसार, ये सारे शब्द वर्तनी शुद्धिकरण में भी आते हैं, और आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें अंतिम वर्ण मतलब इनमें अनुस्वार क्या है, बिंदी क्या है, ठीक है। लिख लिया आपने। तो यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो जाती है, इसके बाद विसर्ग संधि जो कि हम कल करेंगे। अब आपको बताती हूँ ट्रिक। जैसे देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा हमने जो इतने सारे नियम पढ़े, पता नहीं ये कैसे याद होंगे कैसे नहीं, तो ध्यान देना आपको क्या करना है, व्यंजन संधि में अगर आप नियम जैसे मैंने बताया, अगर ये नियम आप अपने दिमाग में रख पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, आने वाला कोई भी शब्द होगा आप एकदम से तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें ये नियम लगाए, ये संधि है। और अगर ऐसा होता है कि नहीं ये नियम याद नहीं रख सकते, थोड़ा सा उलझन होती है, तो इन सारे शब्दों को आप याद रख लो। इसमें यही है, आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं, इसी से आते हैं, तो इनको व्यंजन संधि के अंदर याद रख लो। आपसे नियम पूछा नहीं जाएगा, अभी तक नहीं पूछा गया है इस तरह का नियम कि कौन सा नियम लागू हुआ है निम्न में से, तो ऐसा कोई नियम पूछा नहीं गया है। हाँ, भविष्य का अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दिया गया शब्द लिखकर कि शब्द है जैसे मान लो हमारा उज्ज्वल, और आपसे पूछ लिया गया कि उज्ज्वल शब्द में व्यंजन संधि का निम्न में से कौन सा नियम लगा है, और आपको ऑप्शन में दे दिया, ए ऑप्शन में दे दिया इस तरह से कि अब हमको पता है कि त का मेल किससे हो, किसी ज या झ से हो, तो त का परिवर्तन होता है ज में, इस तरह से। और ये ऐसे अगर इसी तरह से कोड बना के और बी में दे दिया इसका दूसरा कि त का मेल किसी च या छ से हो, और इसका मेल जो ये बनेगा च में,
कौन सा होगा नियम, इस तरह से ऐसे बना के ABCD दे दिया। तो वो एक चीज़ है कि इसमें आपको छांटना होगा। अगर आपकी नज़र थोड़ी तेज होगी तो आप आराम से निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये अभी इस तरह का प्रश्न कोई आया नहीं है, लेकिन भविष्य में आने की संभावना है। क्यों है संभावना? क्योंकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे थे, जो बहुत ऐसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर, अब वो इतने सरल हो गए हैं कि लगभग हर बच्चा उसको कर ले रहा है, क्योंकि सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो जब एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन हल कर पा रहा है छात्र, तो फिर वो धीरे धीरे कुछ और नए ऐसे कठिन पॉइंट लेकर आएगा, जिन कठिन पॉइंट से फिर वो उन चीज़ों को जानेगा, ठीक है। तो इसलिए अब मैं आप लोगों को पढ़ा ऐसे रही हूँ, आगे आने वाले 10 साल तक भी अगर एग्जामिनर अपने पूरा जान प्राण लगा ले, आपने हिंदी पढ़ी हुई है, आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।